नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, ये 3 मार्कर स्पेशल सीरीज का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट 9 अर्थात पर्यावरण से संबंधित प्रश्न देख रहे थे। ठीक है, यदि आप चैनल पे ना हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम आपको ये 3 मार्कर स्पेशल सीरीज कंप्लीट करा सकें। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, शेयर ज़्यादा हुए, तो मैं रोज़ 2-3 3 मार्कर की वीडियोज डालूंगा और इथिक्स की मैं स्टार्ट करने वाला हूं कल से ही, तो कल से आपको इथिक्स के 3 मार्कर भी प्राप्त होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हॉट स्पॉट तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब हमारा है होप स्पॉट। होप स्पॉट क्या है? तो जो जैव विविधता से समृद्ध सागरीय परितंत्र होते हैं उनको क्या बोलेंगे? होप स्पॉट। यदि जैव विविधता से समृद्ध जो स्थलीय तंत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? हॉट स्पॉट। और जो सागरीय परितंत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? होप स्पॉट। क्लियर है? इसकी अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर साल्विया अर्ल ने, किसने किया था? डॉक्टर साल्विया अर्ल ने मिशन ब्लू के तहत किया था। और भारत में 2 क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए? पहला, जैव विविधता से समृद्ध सागरीय परितंत्र। दूसरा, इस अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर साल्विया अर्ल ने मिशन ब्लू के तहत किया था। तीसरा, भारत में 2 क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप। 12-15 शब्द से ज़्यादा नहीं है और 3 डायमेंशन हमने कवर कर दिए हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि ना केवल आपको 3 मार्कर उपलब्ध कराऊं बल्कि उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी आप लोग सीख पाओ। अगला है स्वस्थानिक संरक्षण। आप लोग जानते हैं 2 तरीके से जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। एक स्वस्थानिक जिसे इन सीटू कहते हैं, एक बाह्य स्थानिक जिसे एक्स सीटू कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? स्वस्थानिक और बाह्य स्थानिक ये जैव विविधता संरक्षण की पद्धति एवं तकनीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया क्या है? तो भैया ये एक तकनीक है। किसकी तकनीक है? जैव विविधता संरक्षण की पद्धति या तकनीक है। अब इसमें किया क्या जाता है? प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे जो जीव जंतु हैं वो जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर आप उनका आवास बना दो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? स्वस्थानिक संरक्षण, इन सीटू संरक्षण। मतलब प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करना। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो 3 डायमेंशन कितने अच्छे लिए हम लोगों ने। सबसे पहले बताया ये क्या है, तो ये जैव विविधता संरक्षण की तकनीक है। दूसरा हमने बताया इसकी परिभाषा कि प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण। तीसरा हमने उदाहरण बताया कि भैया कैसे, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, ये सब इन सीटू स्वस्थानिक संरक्षण के उदाहरण हैं। तीसरा प्रश्न है वाह्य स्थानिक या एक सीटू संरक्षण क्या है? ठीक है, तो वाह्य स्थानिक का मतलब बताया था कि मान के चलो आप किसी जो जीव जंतु है उनको लेकर आकर कृत्रिम आवास में उनको संरक्षण प्रदान करो। जैसे चिड़ियाघर है, हम अलग अलग जगह से जीव जंतु लेके आते हैं और चिड़ियाघर में उनका क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? वाह्य स्थानिक या एक्स सीटू संरक्षण कहलाएगा। तो पहला पॉइंट क्या होगा? जैव विविधता संरक्षण की पद्धति या तकनीक, प्रजातियों को कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान करना। इन सीटू में क्या किया था? उनके प्राकृतिक आवास में। एक सीटू में क्या किया? कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान करना। उदाहरण चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक आदि। क्लियर है? तो जैव विविधता संरक्षण की तकनीक, पहला पॉइंट, प्रजातियों को कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान करना। उदाहरण चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक आदि। अगला प्रश्न है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा, है ना, कि भारत में भैया फलाने को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है मध्य प्रदेश का, जो कि तीसरा है। तो क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की जो अवधारणा है वो 1975 में यूनेस्को के MAB मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत आई थी। ठीक है, मैन एवं बायोस्फीयर जो कार्यक्रम है वो 1971 से यूनेस्को ने स्टार्ट किया था। तो उसी के तहत 1975 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा आई थी। तो आपने पहला डायमेंशन क्या बताया कि अवधारणा का प्रतिपादन 1975 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत। दूसरा, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने हेतु जो चिन्हित क्षेत्र होते हैं, विशेष क्षेत्र होते हैं,
उनको क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और इनकी घोषणा कौन करता है, यूनेस्को करता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, पारितंत्र एवं आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण करना। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा, पारितंत्र एवं आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण करना। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने मेंस की कॉपी होती है उसमें 3 मार्कर लिख के बताए थे, परंतु कुछ लोगों ने कहा कि सर स्लाइड पे ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं कॉपी में आप लोगों को 3 मार्कर लिख के बताऊं या इस प्रकार स्लाइड पर। ठीक है, जैसा आप लोग कहोगे वैसा मैं आपको वीडियो में लाकर दे दूंगा। कॉपी में लिखने का मकसद बस इतना था कि आप लोगों को यह पता चल जाए कि 3 लाइन आती है, उन 3 लाइनों का उपयोग कैसे करना है। क्लियर है? तो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश क्या होती है? तो फ्लाई ऐश का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि एक ऐसा बारीक पाउडर होता है जो तापीय बिजली संयंत्र होते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उनसे जो कोयला होता है, कोयला से निर्मित फ्लाई ऐश होता है। तो जो उत्सर्जित होता है उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। तो ऐसा बारीक पाउडर जो तापीय बिजली संयंत्र से उत्सर्जित होता है। क्लियर है? इसमें क्या क्या होते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम, सीसा, आर्सेनिक जैसे प्रदूषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव मानव समुदाय पर पड़ता है। और फ्लाई ऐश के नियमन हेतु महाराष्ट्र में सर्वप्रथम नीति बनाई। तो किस राज्य ने सबसे पहले नीति बनाई? महाराष्ट्र ने बनाई। क्या उपस्थित होते हैं? सिलिका, एल्यूमिनियम, सीसा, आर्सेनिक जैसे प्रदूषक तत्व। और क्या होता है फ्लाई ऐश? तो थर्मल पावर प्लांट, तापीय बिजली संयंत्र में से जो बारीक पाउडर निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है, न्यूक्लियर फॉल आउट। ये एमपीपीएससी में इसमें आ भी चुका है। तो देखिए, नाभिकीय विस्फोट होता है। नाभिकीय विस्फोट के कारण जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो काफी ऊंचाई तक फैल जाते हैं, ऊंचाई तक फैल गए और ऊंचाई से फैलकर वो विकिरण के रूप में पृथ्वी पर गिरेंगे। अब ये पृथ्वी पर गिरेंगे। ठीक है, तो नाभिकीय विस्फोट होने के बाद रेडियोधर्मी पदार्थों का ऊंचाई में फैलकर विकिरण पदार्थ के रूप में पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया न्यूक्लियर फॉल आउट कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फॉल आउट कहलाती है। क्लियर आई बात समझ में? तो क्या होती है, तो जो नाभिकीय विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी पदार्थों का ऊंचाई में फैलकर विकिरण के रूप में पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया। अब इससे क्या होता है, ये जीवधारियों के लिए अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ आपकी ऊपर गिरेंगे तो त्वचा कैंसर जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर चेरनोबिल त्रासदी। ठीक है, यूक्रेन में चेरनोबिल जो त्रासदी हुई थी, उसमें न्यूक्लियर फॉलआउट की घटना हुई थी, जिसने मानव समुदाय को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था। क्लियर है? तो न्यूक्लियर फॉलआउट समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है? किसी एक संस्था या व्यक्ति या उत्पाद द्वारा, वो कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई उत्पाद होता है, उनके द्वारा जो कुल कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है। जैसे आप हो, तो आपने कितना कार्बन उत्सर्जन किया, वो आपका कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। कोई संस्था है, कोई उद्योग है, उसने कितना कार्बन का उत्सर्जन किया, वो उसका कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब बस इतना है कि कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो या उत्पाद हो, उन्होंने कुल कितना कार्बन उत्सर्जन किया, इसी को कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे। मापन कैसे करते हैं साहब? तो लाइफ स्केल असेसमेंट विधि के द्वारा कार्बन फुटप्रिंट का मापन किया जाता है। अब आपने कितना कार्बन फुटप्रिंट है आपका, इसका मापन किस विधि से आप करोगे? लाइफ स्केल असेसमेंट विधि से। यह CO2 एवं ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है। तो कार्बन फुटप्रिंट किस रूप में होगा? या तो CO2 के रूप में होगा या ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में होगा। क्लियर है? तो चलो 3 पॉइंट। पहला कौन सा हुआ? किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद के द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन। दूसरा, मापन किससे होगा? मापन लाइफ स्केल असेसमेंट विधि। तीसरा, ये CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में होता है। मुश्किल से 18 से 20 शब्द हैं इनमें। ठीक है, चलिए अगला आपने एक अवधारणा सुनी होगी, कार्बन क्रेडिट। ठीक है, कार्बन क्रेडिट आपने सुना होगा। क्या होता है कार्बन क्रेडिट? तो कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा थी वो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आई थी। ठीक है, कब आई थी? 1997। देखो, इसका मतलब ये था कि जो विकसित देश होते हैं वो कार्बन का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो और कुछ लोग जो होते हैं, कुछ देश ऐसे होते हैं जो कार्बन का उत्सर्जन काफ़ी कम करते हैं। तो एक निर्धारित स्तर से यदि कोई देश कार्बन का उत्सर्जन कम कर रहा है तो उसे क्या मिलेगा? कार्बन क्रेडिट मिलेगा। और वो कार्बन क्रेडिट विकसित देशों को बेच सकता है।
ठीक है। तो उसके बदले विकसित देश क्या कर सकते हैं, कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। तो ऐसा प्रमाण पत्र जो धारक को, मतलब जिसके पास ये प्रमाण पत्र होगा, उसे CO2 या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने का अधिकार देता है। जैसे भूटान है, भूटान ने क्या किया, कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया। तो भूटान ने अपना कार्बन क्रेडिट किसको भेज दिया, अमेरिका को भेज दिया। तो अब अमेरिका उस कार्बन क्रेडिट के बदले CO2 व ग्रीन हाउस गैसेस का क्या कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है। क्लियर है। तो जिसके पास कार्बन क्रेडिट होगा वो ये अधिकार रखेगा कि CO2 व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर सकता है। परंतु ये कार्बन क्रेडिट खरीदे जाते हैं, जो सबसे कम कर रहा है वो देश बेचेंगे, जो सबसे ज्यादा कर रहा है वो देश खरीदेंगे। ठीक है। तो ये खरीद और खरीदने की और बिक्री की जो क्रिया होती है, इसे कार्बन ट्रेड कहते हैं, कार्बन व्यापार कहते हैं। क्लियर है। एक कार्बन क्रेडिट का मूल्य $10 होता है। तो एक कार्बन क्रेडिट का मूल्य कितना होगा, $10। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब आई थी, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। क्या होता है, एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो धारक को CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित करने का अधिकार देता है। एक कार्बन क्रेडिट का मौद्रिक मूल्य $10 होता है। कितना होता है, $10 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लू कार्बन क्या है। ठीक है, ब्लू कार्बन क्या है, जब कार्बन जलीय पौधों एवं घास के द्वारा संचित या अवशोषित होता है। देखो, जब कार्बन किसके द्वारा, एक तो याद रखिए जलीय पौधों के द्वारा या घास के द्वारा, जलीय पौधे या घास जब कार्बन को संचित करेंगे, अवशोषित करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, ब्लू कार्बन कहते हैं। क्लियर है। तो जब कार्बन जलीय पौधों एवं घास के द्वारा संचित या अवशोषित होता है तो उसे ब्लू कार्बन कहते हैं। इको मार्क की अगर चर्चा करें तो इको मार्क क्या है, आप लोगों ने देखा होगा। इको मार्क मतलब ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण अनुकूल होते हैं उनकी पहचान हेतु प्रदान किया जाता है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि पर्यावरण अनुकूल उत्पाद की पहचान हेतु जो चिन्ह प्रदान किया जाता है उसे इको मार्क कहते हैं। यह व्यवस्था कब से लागू हुई, 1991 से। ठीक है, 1991 से यह व्यवस्था लागू हुई। इसका उद्देश्य क्या है, गुणवत्ता सुधार तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्रोत्साहन देना। क्या है इसका उद्देश्य, गुणवत्ता सुधार तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को क्या प्रदान करना, प्रोत्साहन प्रदान करना। क्लियर है। तो ये क्या था, ये था इको मार्क। और मैं बता दूं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशन पे इसे प्रदान किया जाता है। और इसका जो लोगो है वो मिट्टी का बर्तन है। क्या है, मिट्टी का बर्तन इको मार्क का लोगो है। ठीक है। तो ब्लू कार्बन समझ में आ गया कि जब कार्बन जलीय पौधों एवं घास के द्वारा संचित एवं अवशोषित होता है तो उसे ब्लू कार्बन कहेंगे। इको मार्क क्या है, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की पहचान हेतु प्रदान किया जाता है। यह व्यवस्था 1991 से प्रारंभ है। उद्देश्य गुणवत्ता सुधार तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न क्या है, जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है, प्राकृतिक आवासों का विनाश। सही बात है, जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे रह रहे हैं उनके आवासों का विनाश करने से जैव विविधता ह्रास होता है। ये 5 मार्कर में भी आ सकता है, बस इसको डिस्क्राइब कर देना है। वन उन्मूलन, वनों को काटना जैव विविधता ह्रास का एक प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन, झूम कृषि और वन्य जीवों का अवैध शिकार। जहां पॉइंट छोटे छोटे हो वहां आप 5, 6, 7 पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है। चलिए, पहला क्या हो गया, प्राकृतिक आवासों का विनाश। दूसरा वन उन्मूलन। तीसरा जलवायु परिवर्तन। चौथा झूम कृषि। पांचवा वन्य जीवों का अवैध शिकार। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, बीओडी। बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग हिंदी में इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग। तो देखो होता क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि ऑक्सीजन की वह मात्रा, ठीक है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के, जल है, जल मतलब कोई नदी है, तालाब है, समुद्र है, तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। तो किसी भी जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए जो आवश्यक होती है वे ऑक्सीजन की मात्रा को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है। तो जैव रासायनिक अपघटन के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक होगी उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और ये जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी में मापा जाता है। क्लियर है।
जल प्रदूषण की मात्रा को किस में मापेंगे, बीओडी में मापते हैं। क्लियर है, दोनों पॉइंट डेफिनेशन बता दी हमने, विशेष करके भी बता दिया कि जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी में मापा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन क्या है समझिए। देखिए, सूक्ष्म जीवों की सहायता से जब पर्यावरण प्रदूषकों को कम किया जाता है, ठीक है, तो ये क्रिया बायो रिमीडिएशन कहलाती है। पर्यावरण प्रदूषकों को कम करने के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करना, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बायो रिमीडिएशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी जीवाणु हो गए, कवक हो गए, इनके माध्यम से आप क्या करोगे, पर्यावरण प्रदूषकों को कम करने का प्रयास करोगे, तो इसी को क्या बोलेंगे, बायो रिमीडिएशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ग्रीन हाउस। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिखिए, ये आ सकता है 3 मार्कर में। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, जलवाष्प। जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस, ठीक है, तो ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं। पहला जलवाष्प, दूसरा कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मेथेन, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड, पांचवा फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस आप लोग जानते हो, जैसे सीएफसी वगैरह हैं, ये फ्लोरिनेटेड गैसेस के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है, चलिए अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं। हरित भवन किसे कहते हैं, ऐसे भवन जो ऊर्जा का अनुकूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं जल का सतत उपयोग करते हैं, हरित भवन कहलाते हैं। ठीक है, तो भैया ऐसे भवन जो ऊर्जा का अनुकूलन, मतलब कुछ ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं जो ऊर्जा के अनुकूल होती हैं, प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल होती हैं और जल का सतत उपयोग करती हैं, तो ऐसे भवनों को हरित भवन कहते हैं। आप भी अपने घरों को हरित भवन के रूप में तब्दील कर सकते हो यदि वे ऊर्जा के अनुकूल हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती हैं और जल का सतत उपयोग करती हैं, तो ऐसी बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग्स कहते हैं, हरित भवन कहते हैं। क्लियर है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और आप लोग मुझे बताओ कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बनाएं। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, तभी हम आपको ये कंटेंट उपलब्ध करा पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।